ओके, क्वेश्चन नंबर 31 में ए बॉल है ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द पॉइंट विथ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l इन फॉर्म ऑफ ए पेंडुलम. ठीक है. दिस बॉल इज गिवन ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ √4 gl at the bottommost point when string makes an angle 60 degrees from the vertical. ठीक है. तो हमें पता करना है कि AC डिवाइड बाई AT मतलब AC क्या है, उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपॉन उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी. तो ये जो मोशन है वो वर्टिकल सर्कल में हो रहा है. किसी भी समय उस पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं. एक है अपना वेट mg और एक है टेंशन T. उस समय अगर उस पार्टिकल की वेलोसिटी v है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, वो सिंपली v²/r हो जाएगा. और उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल फोर्स की वजह से होगा. टेंजेंशियल फोर्स कौन सा है, mg का ये वाला कंपोनेंट है. कौन सा, अगर ये एंगल थीटा है तो mg का ये वाला कंपोनेंट mg साइन थीटा हो जाएगा. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिंपली g साइन थीटा के बराबर होगा. तो बोला हुआ है कि जब थीटा बराबर 60 डिग्री है तो हमें उस पॉइंट पे AC डिवाइड बाई AT निकालना है. तो जहाँ तक बात है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो g साइन 60 जो कि √3/2 होगा. अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी v. वेलोसिटी कैसे आएगी, वेलोसिटी आ सकती है एनर्जी कंजर्वेशन से. बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √4gr दे रखी है. तो एनर्जी कंजर्वेशन से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 12mv², वो जो इसकी जो इस समय पे जो काइनेटिक एनर्जी है प्लस इस समय की पोटेंशियल एनर्जी. ठीक, इस समय की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, माइनस, अगर हम इसको डेटम मान लें, बेसिकली इसमें ऐसा किया गया है कि जो उसकी हाइट में इंक्रीज़ हुआ वो कितना हुआ, वो हाइट में इंक्रीज़ यहाँ से यहाँ तक वो कितना हो गया, r इंटू 1 - cos थीटा के बराबर हो गया इंक्रीज़. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 12m 4gr, वेलोसिटी थी 4gr, बराबर हो गया फाइनली उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है 12mv² प्लस उसकी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgr 1 - cos 60 डिग्री. cos 60 1/2 के बराबर ही होगा. तो ये हाफ से हाफ यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 ले आते हैं तो ये हो जाएगा 4mgr बराबर mv² प्लस 2mgr 1 - cos 60 1/2 के बराबर होगा. तो ये 1/2 2 से कैंसिल हो गया. तो mv² कितना आ गया, mv² आ गया 3mgr के बराबर. m से m भी कैंसिल हो गया एंड देयरफॉर v² कितना आ गया 3gr के बराबर. v²/r कितना आ गया 3g के बराबर. यह आ गया उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC. ठीक, तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC 3g के बराबर है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन √3g/2 के बराबर है. ठीक, तो AC/AT की वैल्यू पूछी हुई है कितनी है, AC/AT को डिवाइड कर दें, वी विल हैव 2√3 एज आंसर. ठीक, तो 2√3 P के बराबर होगा और p² कितना हो जाएगा, p² 12 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 32 में दो ब्लॉक दे रखे हैं मास 10 kg और 20 kg के, जिनको हमने जोड़ रखा है कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 200 Nm/m. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द फिक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस इज म्यू बराबर 0.1. तो पूछा हुआ है फाइंड द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F to be applied on M1 in order to slide M2. तो
m1 मास के ऊपर कितना फोर्स लगाया जाए ताकि m2 मास इज एबल टू मूव, है ना। ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक। तो पहले जब हम मास m1 के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो सिर्फ m1 मास ही मूव करेगा। m1 मास मूव करेगा तो स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड होगी, और स्प्रिंग जब एक्सटेंड होगी तब जाके m2 मास मूव करेगा। और m2 मास को मूव कराने के लिए स्प्रिंग में जो टेंशन है शुड बी ग्रेटर देन म्यू m2g। म्यू m2g क्या है? म्यू m2g m2 मास का लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक। तो हम पहले सिर्फ m1 मास को ही मूव करवा रहे हैं। m1 मास इतना खिंच जाए, इतना मूव कर जाए ताकि स्प्रिंग की टेंशन म्यू m2g से बड़ी हो जाए। मतलब स्प्रिंग का एक्सटेंशन kx बड़ा हो जाए म्यू m2g से, ठीक। m1 मास कितना मूव कर जाए? m1 मास भी x लेंथ मूव कर जाए, तो m1 मास का डिस्प्लेसमेंट x क्या हो जाए? वो बड़ा हो जाए म्यू m2g डिवाइड बाई k से। तो क्या हो जाएगा? स्प्रिंग मूव कर जाएगी तो मास m2 मूव कर जाएगा। अब m1 मास को मूव करवाने वाला एक कांस्टेंट फोर्स है। m1 मास बस इतना मूव कर जाए x लेंथ, है ना, जो मिनिमम वैल्यू आ रही है इसकी। तो m1 मास वहाँ तक बस पहुँच जाए, मतलब m1 मास की वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए? 0 हो जाए। तब भी स्प्रिंग की इतनी खिंच जाएगी कि m2 मास क्या मूव करने वाला होगा। तो अब हम लगा सकते हैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय F कितना हो जाएगा? F इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस जितना वर्क डन हो गया जो हीट में प्रोड्यूस हो गया म्यू m1g के बराबर, म्यू m1g इंटू एक्स के बराबर। तो x से x यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक। तो f कितना आ गया? f की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हमने बोला कि बस m1 मास वहाँ तक पहुँच गया, वहाँ पर पहुँचने के बाद भले ही वो रुक जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0। अगर f इससे ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है m1 मास वहाँ तक पहुँच भी जाएगा और m1 मास भी अभी भी मूव कर रहा होगा। तो f की वैल्यू कितनी आ गई? f की वैल्यू आ गई kx/2 प्लस म्यू m1g, और kx की वैल्यू कितनी थी? kx की वैल्यू थी म्यू m2g के बराबर, या म्यू m2g से बड़ी थी। तो kx की वैल्यू अगर म्यू m2g से बड़ी थी तो ये म्यू m2g डिवाइड बाई 2 प्लस म्यू m1g, f की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इस फोर्स से बड़ी होनी चाहिए। यही क्या हो जाएगा? अगर इसमें म्यू जी कॉमन ले लें तो m1 प्लस m2/2 हो जाएगा। अब m1 मास दे रखा है कितना? 10 kg, m2 मास दे रखा है 20 kg। तो क्या हो जाएगा? f 0.1 इंटू 10 इंटू 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। तो f कितना आ जाएगा? शुड बी ग्रेटर देन 20 न्यूटन शुड बी द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया एक पार्टिकल है मास 1 kg का जो कि रेस्ट पे लाई कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है x एक्सिस पे, और एक्सपीरियंसेस से नेट फोर्स गिवन बाई x इंटू 3x-2 न्यूटन, जहाँ x उसका x कोऑर्डिनेट है, पार्टिकल इन मीटर्स। तो पूछा हुआ द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम वेलोसिटी in negative x direction to be imparted to the particle placed at x बराबर 4 meters such that it reaches the origin। अगर वो p/√p/27 है तो पूछा हुआ है p की वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो इनिशियली पार्टिकल की पोजीशन x बराबर 4 है और इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बोला हुआ है रेस्ट पे है, लेकिन हमें ये पूछा गया कि अगर हम उसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी दे दें सच दैट इट रीचेस द ओरिजिन, ताकि वो ओरिजिन तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी पूछी हुई है कि इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी दी जाए ताकि वो ओरिजिन तक पहुंच जाए। तो
इनिशियली अगर हम इस पहले फोर्स कितना दे रखा है उसके ऊपर लगने वाला, फोर्स दे रखा है उसके ऊपर लगने वाला x इंटू 3x-2, ठीक। ये बेसिकली ये हो गया 3x² - 2x, एक पैराबोला है जिसकी वैल्यू 2 बार जीरो हो रही है। कहाँ कहाँ पर जीरो हो रही है? x बराबर 0 पे फोर्स जीरो है और x बराबर 2/3 पे भी फोर्स जीरो है, ठीक। तो अगर हम इस फोर्स का पहले तो ग्राफ बनाएं तो इस फोर्स का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। फोर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, 0 पे फोर्स जीरो है, 2/3 पे फोर्स जीरो है, 0 से लेकर 2/3 तक फोर्स जो है वो क्या है? नेगेटिव है। और 2/3 के बियॉन्ड मतलब x बराबर 4 पे भी, x बराबर 4 पे भी फोर्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। फोर्स शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव फोर्स का क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव फोर्स का मतलब इट इज़ एक्टिंग टुवर्ड्स राइट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पर है उसके ऊपर लगने वाला जो रिपल्सिव फोर्स एक तरीके से वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर हमको उसको मूव करवाना है तो हमें उसको कुछ सर्टेन वेलोसिटी v देनी पड़ेगी, ठीक। लेकिन हमें उसको भले ही ओरिजिन पे मूव कराना है, अगर वो x बराबर 0 तक पहुंच भी जाए, x बराबर 2/3 तक पहुंच जाए, तो x बराबर 2/3 के बाद क्या हो रहा है? फोर्स अपने आप ही नेगेटिव हो जा रहा है। मतलब x बराबर 0 से लेकर 2/3 तक फोर्स नेगेटिव होने का मतलब वो किधर लग रहा है? वो लग रहा है लेफ़्ट साइड में। तो अगर वो 2/3 पे पहुंच जाए तो अपने आप ही 0 पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉटल नेक है, जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो 2/3 वाला पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। अगर वो पार्टिकल 2/3 तक पहुंच जाएगा तो ओरिजिन तक अपने आप ही पहुंच जाएगा इस फोर्स की वजह से, ठीक। तो पूछा हुआ कितनी मिनिमम स्पीड देनी चाहिए, तो वी कैन नाउ सिंपली अप्लाई द एनर्जी कंजर्वेशन कि उसकी मान लो वेलोसिटी v है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी हो जाएगी 12 mv², ये हो जाएगी उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसकी कहाँ पर? 2/3 पर 0 हो जाएगी। तो वी कैन यूज़ द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन बाय द फोर्स F। तो वर्क डन बाय फोर्स F कितना आएगा? वर्क डन बाय फोर्स F कितना फोर्स है? x इंटू 3x-2 dx का इंटीग्रल। ये वेरिएबल फोर्स है तो हमें इंटीग्रल करना पड़ेगा इसका। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? 4 से लेके 2/3 तक वेरी करेगी, ठीक। इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे, इसको हम बराबर रखेंगे 0 - ½ mv² के बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें उस पॉइंट पे वेलोसिटी v मिल जाएगी। ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा आराम से। ये क्या है? ये वैल्यू, ये सिंपली वैल्यू 3x² - 2x dx का इंटीग्रल है 4 से लेके 2/3 तक बराबर -½ mv²। उस पार्टिकल का मास दे रखा है कितना? 1 kg, तो मास 1 kg ही है। तो यहाँ पे वो इंटीग्रल सॉल्व कर रखा है। x इंटू 3x-2 dx का इंटीग्रल 4 से लेकर 2/3 तक। ये इंटीग्रल सॉल्व करने पे 1300/27 आता है। तो इससे वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ v। द वैल्यू ऑफ v विल कम आउट टू बी √2600/27, ठीक। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? p की वैल्यू हो जाएगी 2600। सो ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है 34, 35, 36 विच आर बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन। इसमें बोला हुआ है कि एक हेमीस्फेरिकल बॉल है ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास m इसका टोटल है, जो कि इनिशियली रेस्ट पे रखी हुई है फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, और उस पर एक स्मॉल इंसेक्ट m इसके ऊपर चढ़ता है। इनिशियली वो पॉइंट A पे है and the insect moves with constant speed v
relative to ball in vertical plane. Assume that insect does not slip on the ball. तो पहला सवाल है when the insect reaches some point P, यहाँ पे point P बना हुआ है जो कि पॉइंट P और C को ज्वाइन करने वाली लाइन हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है थीटा. When the insect reaches point P of the hemisphere, the displacement of hemisphere with respect to ground is. ठीक. तो सिंपली इस सवाल का जो बेसिक फिलॉसफी है वो ये है कि अगर हम इसको कैपिटल एम मास और स्मॉल एम मास को एक सिस्टम मान लें, अगर इसको हम एक सिस्टम मान लें तो इस सिस्टम के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना होगा? वो 0 होगा क्योंकि फ्रिक्शन नीचे है नहीं. और यहाँ इंसेक्ट और जो हेमिस्फेरिकल बॉल के बीच में लगने वाला फोर्स तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा. तो इस सिस्टम का देयरफॉर डेल्टा एक्सियम कितना होगा? डेल्टा एक्सियम की वैल्यू 0 होगी. तो मान लो पहले हेमिस्फीयर यहाँ पे था और इंसेक्ट यहाँ पे था और फिर बाद में हेमिस्फीयर एक्स लेंथ आगे चला गया. हमें एक्स से निकालना है कि हेमिस्फीयर कितना मूव करेगा और इंसेक्ट यहाँ पे आ गया, ये एंगल थीटा. ठीक. तो डेल्टा एक्सियम 0 करना है तो कैपिटल एम इंटू एक्स हो गया कैपिटल एम का डिस्प्लेसमेंट प्लस स्मॉल एम इंटू स्मॉल मास एम का कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल मास एम का डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स प्लस ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस होगी आर माइनस आर कॉस थीटा के बराबर. भाई ये आर है तो इस आर का जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा हो जाएगा. तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? आर माइनस आर कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी. एक्स प्लस आर 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 0 आनी चाहिए. इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एस माइनस एम आर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन एम प्लस स्मॉल एम. माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन ये बता रहा है कि ये जो बॉल है वो बॉल राइट साइड में नहीं बल्कि लेफ़्ट साइड में मूव करेगी. ठीक. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी. उसका डिस्प्लेसमेंट एम आर अपॉन एम प्लस एम स्मॉल एम 1 माइनस कॉस थीटा हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स लेफ्ट होगा. तो क्वेश्चन नंबर 35 में ये बोला हुआ था कि इस पार्टिकल का जो बॉल है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा उस पॉइंट पर जबकि पॉइंट पी एंगल थीटा बना रहा था हॉरिजॉन्टल से. तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए द बेस्ट वे वुड बी कि अगर हम ये देखें कि लेटेस्ट से इस मास की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बॉल की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैपिटल वी हो और उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या दे रखी है, इंसेक्ट की वेलोसिटी क्या दे रखी है? इंसेक्ट की वेलोसिटी दे रखी है स्मॉल वी विथ रिस्पेक्ट टू द बॉल. तो स्मॉल एम की वेलोसिटी कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी वी स्मॉल एम की वेलोसिटी माइनस वी कैपिटल एम की वेलोसिटी. ठीक. तो अगर यहाँ पे हम मोमेंटम अगर हम बोलें कि इस स्मॉल एम की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एम का एक्स कंपोनेंट कितना होगा? स्मॉल एम की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एम का एक्स कंपोनेंट बराबर हो जाएगा स्मॉल एम की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट माइनस कैपिटल एम की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट. कैपिटल एम की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो वी के ही बराबर है. कैपिटल एम जो है, जो हेमिस्फेरिकल बॉल है, वो तो हॉरिजॉन्टली ही मूव करेगा. तो देयरफॉर वी एम एक्स कितना हो जाएगा? वी एम एक्स स्मॉल एम मास की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी? हो जाएगी वी एम एक्स प्लस वी के बराबर. और स्मॉल एम की वेलोसिटी कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में वी है, उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा? ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा. तो उसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा? इस वेलोसिटी का जो कि स्मॉल वी की वेलोसिटी है कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में, उसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा?
वो हो जाएगा v साइन थीटा प्लस v, वो बराबर वी एम एक्स हो जाएगा। तो किसी भी समय इस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है एक्स डायरेक्शन में वो कंजर्व रहेगा। तो स्मॉल m इंटू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो इसका टोटल मोमेंटम है एक्स डायरेक्शन में, वो स्मॉल m का मोमेंटम कितना हो जाएगा, स्मॉल m इंटू ये वेलोसिटी, ये किसके बराबर है, v साइन थीटा प्लस v प्लस कैपिटल M इंटू वी, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर जीरो हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो किसी भी समय का मोमेंटम जीरो रहेगा। एंड देयरफॉर कैपिटल V कितना आ जाएगा, कैपिटल V यहाँ पे सॉल्व करने पे माइनस एम वी साइन थीटा अपॉन m प्लस कैपिटल M हो जाएगा। ठीक, तो ये वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है स्मॉल m की वेलोसिटी, कैपिटल M की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर हमें निकालना है एक्सेलरेशन तो इसी को कर दे डिफरेंशिएट, dv बाई dt, ये क्या हो जाएगा, हेमिस्फेरिकल बॉल का एक्सेलरेशन हो जाएगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस m, v दे रखा है कांस्टेंट है, ठीक, अपॉन m प्लस कैपिटल M, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा किसके बराबर होगा, v बाई आर के बराबर होगा। ठीक, सो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, कितना, m v स्क्वायर बाई आर अपॉन m प्लस m इंटू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स लेफ्ट। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि उसका एक्सेलरेशन लेफ्ट के टुवर्ड्स है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 36 जो है उसमें बोला हुआ है कि जब व्हेन द इंसेक्ट इज एट पॉइंट P, जो पॉइंट P पर है ऑफ द बॉल, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली जब यहाँ पे है तो इसके सेंटर ऑफ मास का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ हमें निकालना है। बेसिकली यहाँ पे ऑब्वियस बात है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में सिस्टम के ऊपर फोर्सेस हैं। तो सिंपली डेल्टा वाई सी एम विल बी इक्वल टू m इंटू वाई वन प्लस कैपिटल M इंटू वाई टू अपॉन m प्लस कैपिटल M। वाई टू तो जीरो होगा क्योंकि भाई कैपिटल M मास का तो नहीं हो रहा डिस्प्लेसमेंट, वो तो ग्राउंड पे ही मूव कर रहा है, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। और y1 कितना होगा, y1 हो जाएगा इस मास का डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में, ये r है तो ये कितना हो जाएगा, r साइन थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, एम आर साइन थीटा अपॉन m प्लस कैपिटल M। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, एम आर साइन थीटा अपॉन m प्लस कैपिटल M। तो एक्चुअली में इसमें दो ऑप्शन सही हैं, सी और डी दोनों ही सही हैं, तो दोनों सेम ही ऑप्शन है, एम आर साइन थीटा अपॉन m प्लस कैपिटल M। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो v नॉट वेलोसिटी से आके इस पैन से टकराता है। पैन का मास 2m है। पैन बोला हुआ है अपने इक्विलिब्रियम में है, मीन पोजीशन पे है बिफोर कोलिजन, और स्प्रिंग कांस्टेंट k दे रखा है, ठीक, और स्पीड ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर कोलिजन क्या दे रखा है, v नॉट। तो बोला हुआ है कि कोलिजन के बाद मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग कितना होगा और मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कोलिजन कितना होगा, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, मैक्सिमम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर कोलिजन कितना होगा। ठीक है, तो ये कोलिजन बोला हुआ है एज पर दिस कोलिजन क्वेश्चन, दिस पैन इज इन इक्विलिब्रियम बिफोर कोलिजन, और कोलाइड कैसा हो रहा है, कोलाइड हो रहा है इलास्टिकली, तो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक। ठीक, तो बिफोर कोलिजन उस मास की वेलोसिटी v नॉट है, ये वाला एंगल 60 है, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, v नॉट कॉस 60 v नॉट बाई 2, और इधर वाला कंपोनेंट v नॉट साइन 60 और √3/2। ठीक,
और जस्ट आफ्टर कोलिजन मान, क्योंकि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो और स्मूथ सरफेस है, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो इधर की तरफ तो नहीं चेंज होगी, वो v0√3/2 ही रहेगी, लेकिन इधर की तरफ मान लीजिए उस पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई v1 और पैन की वेलोसिटी मान लो डाउनवर्ड की तरफ हो गई v2। ठीक, तो क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, v2 + v1 के बराबर है। बराबर कितना होना चाहिए, v0/2 होना चाहिए। उसके अलावा इस प्रॉब्लम में अगर हम इस पार्टिकल को और इस पैन को हम मान लें एक सिस्टम, तो इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस जो हैं mg फोर्स प्लस स्प्रिंग फोर्स वो क्या है, वो नॉन इम्पल्सिव है। तो नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस के लिए सिस्टम का मोमेंटम जो रहेगा वाई डायरेक्शन में वो कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम है mv0/2 वर्टिकली डाउनवर्ड। mv0/2 उसका इनिशियल मोमेंटम है, उसकी वेलोसिटी v0/2 है, बराबर हो जाएगा फाइनल मोमेंटम 2mv2 - mv1। ठीक, तो ये हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन E = 1 करके आई है, दूसरी इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन से आई है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इन दो इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2। ठीक, इसको सॉल्व करने के बाद द वैल्यू ऑफ v1 कम्स आउट टू बी v0/6। v1 बराबर v0/6 आ रहा है और v2 बराबर v0/3 आ जाएगा। ठीक, इन दो इक्वेशन को बस सॉल्व करना है, हो जाएंगे अपने आप इक्वेशन सॉल्व आराम से। अब मुझे मालूम है कि टक्कर के बाद क्या इन दोनों पार्टिकल्स की जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या क्या वेलोसिटी हैं। तो पहला पार्ट है मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग बाय स्प्रिंग पहले इक्विलिब्रियम में थी, है ना, और उस टक्कर के बाद जो स्प्रिंग होगी, जो मास, जो पैन है, वो पैन क्या करेगा, पैन जो होगा वो पैन विल स्टार्ट टू ऑसिलेट। ठीक, किसके अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपने मीन पोजीशन के अबाउट जो पैन होगा वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो उसका जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, बेसिकली हमें क्या निकालना हुआ है, हमें निकालना है कि उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। वी कैन यूज़ द फैक्ट दैट कि v2 जो कि उस पैन की वेलोसिटी थी बराबर एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा। ओमेगा कितना होगा, ओमेगा होगा √k/2m, क्योंकि पैन का मास 2m है। ठीक, तो v2 की वैल्यू कितनी आई थी, v2 की वैल्यू आई थी v0/3 बराबर a × √k/2m। तो हमें इसका एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। ठीक, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन A विल बी इक्वल टू v0/3 √2m/k। ठीक, फिर पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा हुआ है कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कोलिजन। तो पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट जो अटेन करेगा वो पार्टिकल, वो कितना करेगा, v1²/2g करेगा। ठीक, तो v1 की वैल्यू कितनी आई थी, v1 की वैल्यू v0/6 आई थी, तो मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, v1²/2g या v0²/722g। फिर फाइनली बोला हुआ है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर कोलिजन। तो बेसिकली इस पार्टिकल की मिनिमम काइनेटिक, इसके बाद मोशन क्या होगा, इसके बाद मोशन पैराबोला होगा। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12m × √3 v0/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 3 mv0²/8। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट कंप्रिहेंशन में क्वेश्चन नंबर 40, 41 और 42 है। इसमें बोला हुआ है कि दो पार्टिकल्स हैं आर मूविंग इन डिफरेंट सर्कल्स एज शोन, सेम प्लेन में मूव कर रहे हैं और इनकी एंगुलर वेलोसिटीज जो हैं वो अलग अलग हैं। टाइम t बराबर 0 पे इनकी पोजीशन A और B है, ठीक। as shown by dots on the respective circle, initial distance between the particle is 1 मीटर, ये डिस्टेंस 1 मीटर के बराबर है। पार्टिकल A मूव एंटी क्लॉकवाइज, तो पार्टिकल A जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है इन फर्स्ट सर्कल, whereas the particle B moves clockwise in the second circle. तो एंगल डिस्क्राइब्ड रोटेटेड बाई A इन एंड B इन टाइम t इज π/2t और थीटा B बराबर πt। तो बेसिकली ये बोला गया है कि A की एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है, π/2 दे रखी है, और B की एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है, सिंपली पाई दे रखी है, ठीक। तो पहला सवाल है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एट 1 सेकेंड। तो एट t बराबर 1 सेकेंड, एट t बराबर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे क्या होगा, पार्टिकल A जो एंगल घूमेगा थीटा A वो कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो π/2 मतलब वो पार्टिकल कहाँ से कहाँ आ गया, वो यहाँ से यहाँ आ गया, π/2। इस पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन अगर निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ A वो क्या हो जाएगा, इट विल बी टूवर्ड्स सेंटर, ठीक। तो अगर ये वाली एक्सिस x एक्सिस है, ये वाली एक्सिस y एक्सिस है, तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा v² डिवाइडेड बाई r, या ऐसे बोल दें ω² इंटू r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक। ओमेगा कितना है, π/2 है, π/2 का होल स्क्वायर इंटू उसका जो रेडियस है वो कितना है 1, तो आंसर विल बी π²/4, किधर, नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग, तो इसका आंसर C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 41 में बोला हुआ है टाइम t बराबर 1 सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। तो टाइम t बराबर 1 सेकेंड पे क्या होगा, टाइम t बराबर 1 सेकेंड पे एज वी हैव सीन कि ये वाला पार्टिकल टाइम t बराबर 1 सेकेंड पे यहाँ आ जाएगा, A वाला, और B वाला पार्टिकल टाइम t बराबर 1 सेकेंड पे कहाँ आ जाएगा, B वाला पार्टिकल टाइम t बराबर 1 सेकेंड पे यहाँ आ जाएगा। तो A वाले का पूछा हुआ है कि हमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। तो एक्सेलरेशन ऑफ A किधर होगा, सेंटर के टुवर्ड्स होगा, और एक्सेलरेशन ऑफ B किधर होगा, इसके सेंटर के टुवर्ड्स होगा। तो इसका कितना एक्सेलरेशन आया था, इसका एक्सेलरेशन आएगा ω² इंटू 1, इसका कितना आएगा एक्सेलरेशन, ω² इंटू 2 आएगा, ठीक। तो ये वैल्यू कितनी आई थी, ये वैल्यू आई थी π²/4 आई थी। ओमेगा भी कितना है, ये है π², ओमेगा भी π² इंटू 2, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ B हो जाएगा, है ना। तो A का एक्सेलरेशन B के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन ऑफ A रिस्पेक्ट टू B कितना हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B हो जाएगा, ठीक। और क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा √ऑफ AA² प्लस AB²। तो कितना हो जाएगा ये, π²/4 का होल स्क्वायर प्लस π² इंटू 2 का होल स्क्वायर का √, ठीक। तो इससे हम π² कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1/16 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा 65, ये आ जाएगा π² न्यूमरेटर में आ जाएगा 65/16, तो हो जाएगा π²/4 इंटू √65। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी A, ठीक।
फाइनली बोला है टाइम t बराबर 2 सेकेंड्स, टाइम t बराबर 2 सेकेंड्स, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b कितना होगा। तो टाइम t बराबर 2 सेकेंड में ये तो क्या घूम जाएगा, ये तो पूरा पूरा आधा सर्कल घूम जाएगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी π/2 है, और b जो होगा वो पूरा पूरा घूम के ऐसे क्लॉकवाइज घूम के इसी पॉइंट पे आ जाएगा टाइम t बराबर 2 सेकेंड पे। ठीक, तो टाइम t बराबर 2 सेकेंड्स पे इनकी क्या पूछा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। तो अगर इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, दोनों अपोजिट हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन इन दोनों की b से एक की दूरी, ये दूरी कितनी हो जाएगी 3 मीटर। ठीक, तो v1 कितना है, v1 बराबर है ओमेगा a इंटू r1, v2 कितना है ओमेगा b इंटू r2 अपॉन 3। ओमेगा a की वैल्यू कितनी है, ओमेगा a की वैल्यू है π/2 और ओमेगा b की वैल्यू कितनी है पाई, r1 की वैल्यू कितनी है 1, r2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, द आंसर विल गेट फॉर ओमेगा विल बी कितना 5 π/6 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक, तो जब भी हमें रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी हो एक की दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो हम देखेंगे कि एक की दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है, वो वेलोसिटी अपॉन जो उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो उनकी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 43 है वो मैच द कॉलम क्वेश्चन है, और इसमें जो है लिस्ट 1 में बोला हुआ है सम अरेंजमेंट इन विच मोशन ऑफ मासेस आर डिस्क्राइब्ड, और लिस्ट 2 में डिफाइंस मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पहले वाले केस में ग्राउंड वाला सरफेस स्मूथ है प्लैंक के साथ में, और आदमी और प्लैंक के बीच में कुछ फ्रिक्शन है, और बोला हुआ है द पर्सन मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट। तो जो पर्सन है इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स राइट विथ सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम पूरे को सिस्टम मान लें आदमी और प्लैंक को, तो इस प्रॉब्लम में कोई भी लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स 0 है y डायरेक्शन x डायरेक्शन में। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो सेंटर ऑफ मास होगा और द सिस्टम मस्ट रिमेन एट रेस्ट, तो p का आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। q में जो ग्राउंड वाला सरफेस है वो रफ है, और एट टाइम t बराबर 0 ए पर्सन एट पॉइंट a इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट एंड द प्लैंक इज एट रेस्ट, देन फॉर इस मोशन बिटवीन पॉइंट a टू b, a से लेके b तक उसका मोशन क्या होगा। अब देखो इधर, तो सेंटर ऑफ मास a से लेके b तक वो पार्टिकल मूव कर रहा है, वो जो आदमी है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में हम क्या बोल सकते हैं भाई, सिस्टम के ऊपर हमने सिस्टम क्या बोला, हमने सिस्टम बोला ये आदमी और ये प्लैंक और नीचे वाला सरफेस रफ है। तो इस सिस्टम के ऊपर इस सिस्टम के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स, इस सिस्टम के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना। तो क्या होगा, वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में भी 0 सही नहीं है। ठीक, तो क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास, ये देखें क्यू के करस्पॉन्डिंग में सेंटर ऑफ मास मस्ट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अगर ये पर्सन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बोला हुआ है ए पर्सन ऑफ इस एट पॉइंट ए इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट एंड द प्लैंक इज एट रेस्ट, तो इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा, तभी ये कांस्टेंट, बेसिकली जो भी फोर्स लग रहा हो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। तो वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास कितनी हो जाएगी, हो जाएगी mv प्लस कैपिटल M इंटू V1 अपॉन
एम प्लस कैपिटल एम। तो इस कंडीशन में ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि इस सिस्टम के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक, और वो एक कांस्टेंट फोर्स है होगा उसके ऊपर जो लग रहा होगा, और पर्सन जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, मूव करेगा। तो क्यू के करस्पॉन्डिंग में आंसर क्या होगा, 2, ठीक। फिर आर में ये रफ सरफेस है यहाँ पर, और नीचे वाला सरफेस स्मूथ है। जब इसको छोड़ेंगे तो यहाँ तो फ्रिक्शन फोर्स है, लेकिन ये फोर्स इंटरनल फोर्स है। और स्मूथ सरफेस क्या लगाएगा, स्मूथ सरफेस इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगाएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में तो सेंटर ऑफ मास क्या एक्सेलरेट करेगा, सेंटर ऑफ मास में मूव। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, सेंटर ऑफ मास मस्ट हैव कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक, और आर के लिए, या फर्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में बी जीरो। अब देखो सर, ए ब्लॉक जो है ऐसा हो सकता है कि ए ब्लॉक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इस प्लैंक के रिस्पेक्ट में मूव ही ना करे, फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट हो कि मूव ही ना करे, तो ना ये मूव करेगा ना ये मूव करेगा। उस कंडीशन में नॉर्मल बराबर इन दोनों का टोटल वेट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन माइट बी इक्वल टू जीरो। तो आर के करस्पॉन्डिंग में करेक्ट ऑप्शन विल बी 1। और फाइनली एस के करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे सरफेस स्मूथ है, तो इसको तो नीचे आना ही आना है, और यहाँ वाला सरफेस रफ है, तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस सिस्टम के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी इस सिस्टम के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ठीक। तो एटलीस्ट ये बात तो क्लियर है कि वर्टिकल डायरेक्शन में ये मास नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ वाला सरफेस स्मूथ है इस बार। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा ही होगा। तो फोर्थ ऑप्शन की सेंटर ऑफ मास मस्ट हैव ए कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस विल बी ट्रू, क्योंकि उस डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिस्टम के ऊपर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। उसके अलावा ये मास तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर ही रहा है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में m a1 प्लस कैपिटल M a2 अपॉन m प्लस कैपिटल M होगा, और a2 जीरो होगा, क्योंकि भाई ये प्लैंक तो नहीं मूव कर रहा वाई डायरेक्शन। तो सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा ही होगा, उसका एक्सेलरेशन होगा ही होगा। तो एस से करस्पॉन्डिंग में 4। तो क्वेश्चन नंबर 44 में चार केस बना रखे हैं कॉलम 1 में, और कॉलम 2 में बोला हुआ है कॉलम 2 शोज वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन with respect to the observer who is stationary with respect to ground till the block reaches the bottom of the inclined wedge, ठीक है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो इन सारे केसेस में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, वो नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। तो वर्क डन को हमें बताना है कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, या कब mgh के बराबर होगा, ठीक है। तो पहले वाले केस में जब ये पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी रूट 2gh, तो अगर हमें सिर्फ यही बताना है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा, तो हम बस ये देख लें कि इनिशियली ये सिस्टम ऐसा होगा और कुछ समय बाद ये सिस्टम ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे मास था और फाइनली यहाँ पे मास आ जाएगा। तो अगर मास को देखेंगे तो मास का डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, और नॉर्मल जो है, नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन पे है, नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो नॉर्मल और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है
थीटा वो लेस देन 90 डिग्री के बराबर है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा नॉर्मल द्वारा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। P के लिए द वर्क डन विल बी पॉजिटिव। Q के लिए इनिशियली नॉर्मल, अगेन नॉर्मल किधर लग रहा है, नॉर्मल हर केस में इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ही लग रहा है ना। और जहाँ तक बात है Q की, इस मास की, तो मास की वेलोसिटी जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा, मास की वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जब पहुँचेगा तो इस डायरेक्शन में √2gh के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो जब ये अभी जो पूरी प्लैंक है या जो पूरा जो लिफ्ट है वो खुद ही √2gh वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो बाय द टाइम ये मास जो है, ये जो लिफ्ट है वो या जो मास जो नीचे पहुंचेगा, लिफ्ट क्या हो चुकी होगी, लिफ्ट का वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, और क्या जितना प्लैंक का डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उससे ज़्यादा हो जाएगा। लिफ्ट की वेलोसिटी जो है वो लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है √2gh, और मास की वेलोसिटी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बॉटम मोस्ट पॉइंट पे √2gh होगी इस डायरेक्शन में। ठीक, तो नॉर्मल द्वारा जो किया गया वर्क डन होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इनिशियल मास कहाँ पर है, इनिशियल मास यहाँ पर है, फाइनली मास यहाँ पे आ गया। अगेन नॉर्मल जो लग रहा है इधर लग रहा है, तो नॉर्मल और इसके डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में एंगल जो होगा वो लेस देन 90 अगेन होगा, तो यहाँ पे भी वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो Q के करस्पॉन्डिंग में भी वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए। तो P के लिए भी 1 होना चाहिए, Q के लिए भी 1 होना चाहिए। ठीक, R के लिए क्या, R के लिए इस केस में जो ये एंगल 45 डिग्री दे रखा है, और ये जो प्लैंक है ये खुद ही √2gh वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में बोला जा रहा है कि नीचे की तरफ लाया जा रहा है। तो जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स इसका इस डायरेक्शन में लग रहा है, और उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी इसका डिस्प्लेसमेंट इसी के अलॉन्ग होगा। भाई ये पूरा लिफ्ट भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और मास भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये मास भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो जाएगा इस केस में, 0 हो जाएगा। फाइनली इस केस में ये जो पूरा सिस्टम है ये √2gh वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ़्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, जो नॉर्मल लगेगा वो इधर की तरफ ही लगेगा। ठीक है, और प्लैंक के रिस्पेक्ट में, इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इस मास का डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा, और इस मास और प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो अगर हम बात करें भाई कि स्मॉल m का डिस्प्लेसमेंट कैपिटल M के रिस्पेक्ट में बराबर स्मॉल m का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस कैपिटल M का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो स्मॉल m का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, स्मॉल m का डिस्प्लेसमेंट कैपिटल M के रिस्पेक्ट में प्लस स्मॉल m का कैपिटल M का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो स्मॉल m का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इतना होगा, और कैपिटल M का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कैपिटल M का डिस्प्लेसमेंट क्योंकि उसकी वेलोसिटी √2gh है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में ज़्यादा होगा, क्योंकि जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तब उसकी वेलोसिटी जाके √2gh होगी, और इसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली √2gh थी, उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। तो इन दोनों वेक्टर का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों वेक्टर का सम इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक, अब मैं बोलूँ नॉर्मल के साथ में कितना एंगल बना रहे हैं, नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना रहे हैं ये थीटा इज़ मोर देन 90 डिग्री इस कंडीशन में, तो वर्क डन बाय नॉर्मल कितना हो जाएगा,
इट विल बी नेगेटिव। इस कंडीशन में वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो एस के लिए क्या, द वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो एस के लिए 2 ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 45 मैट्रिक्स मैच के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। एक स्पेयर है जो कि स्मॉल स्पेयर है जिसकी हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, और ये 2 कंसेंट्रिक स्मूथ स्पेयर्स ए और बी के बीच में रखा हुआ है, और ये बोला हुआ है कि जो इस बॉल का रेडियस है वो जस्ट इस गैप, जो डी गैप है उससे छोटा है। तो कभी इसको दोनों को टच नहीं करेगा, या तो ए को टच करेगा या तो बी को टच करेगा। तो अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी रूट जी आर दी जाएगी, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जब वेलोसिटी रूट जी आर होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वर्टिकल सर्कल पे जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट जी आर होगी तो ये मास कहीं थोड़ा सा एंगल घूम के रुक जाएगा। ठीक, वो इनफैक्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे पहुंचने के लिए क्या वेलोसिटी चाहिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए उसकी वेलोसिटी क्या चाहिए, उसकी वेलोसिटी चाहिए रूट 2gr चाहिए। और सर्कल को कंप्लीट करने की कितनी वेलोसिटी चाहिए, उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए रूट 5gr होनी चाहिए। तो अगर उसकी वेलोसिटी रूट जी आर है तो उससे पहले ही कहीं जाकर रुक जाएगा वो। तो कभी भी जो सरफेस ए है, जो सरफेस ए है सरफेस बी को, कभी भी सरफेस बी को नहीं छोड़ेगा। कभी भी नॉर्मल रिएक्शन जीरो से बिटवीन बी 0 से कम नहीं होगा, तो कभी भी सरफेस बी को नहीं छोड़ेगा वो। तो उस कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ए क्या रहेगी, 0 रहेगी। एन ए की वैल्यू तो 0 रहेगी ही रहेगी ऑलवेज, क्योंकि बी को कभी कांटेक्ट में आएगा ही नहीं। मिनिमम वैल्यू ऑफ एन बी क्या रहेगी, 0 नहीं। मिनिमम वैल्यू ऑफ एन बी 0 नहीं रहेगी। मिनिमम वैल्यू एन बी आएगी इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो कि 0 के बराबर नहीं होगी, रेदर क्या होगी, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इस पोजीशन पे एन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन बी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगा। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के उस ऊपर लगने वाला फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर नीचे की तरफ, एम जी नीचे की तरफ, एन बी ऊपर की तरफ। तो एन बी विल बी इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर कितना है, जी आर डिवाइड बाई आर कितना 2mg। तो टी विल बी करेक्ट। तो ए के करस्पॉन्डिंग में करेक्ट ऑप्शन विल बी पी एंड टी। फिर बोला अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट 2gr के बराबर है, तो जब रूट 2gr वेलोसिटी होती है तो क्या होता है, ये जो बॉडी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद जो एन बी की वैल्यू होगी वो जस्ट 0 होगी, सिर्फ इसी पॉइंट पे 0 होगी। इससे पहले किसी भी पॉइंट पे एन बी रहेगा। तो इस कंडीशन में भी सरफेस बी ए से कभी भी कांटेक्ट में नहीं आएगा। सरफेस ए के साथ में नॉर्मल रिएक्शन विल ऑलवेज रिमेन टू बी 0। तो पी विल ऑल्सो बी करेक्ट है। और इस कंडीशन में जो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन बी होगी, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन बी होगी वो कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन बी इस कंडीशन में 0 हो जाएगी इस पोजीशन पे। तो इसका क्यू ऑप्शन भी सही है। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन बी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन बी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगी, वो किसके बराबर होगी, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर कितना है 2gr डिवाइड बाई आर, कितना हो जाएगा, ये 3mg हो जाएगा। 3mg कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर पी और क्यू हो जाएगा। अगर वेलोसिटी रूट 3gr हो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तो रूट 3gr जो है वो रूट 5gr से क्या है, छोटा है। तो ऐसे में क्या होगा, ये इस सरफेस को कहीं ना कहीं जाके छोड़ देगा, और जब ये इसको छोड़ देगा तो वो बी के कांटेक्ट में आ जाएगा, बी के ऊपर आके कांटेक्ट में आ जाएगा। पहले ए के कांटेक्ट, पहले बी के कांटेक्ट में था, अब ए के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ए 0 नहीं रहेगी इस कंडीशन में। ठीक, और मिनिमम वैल्यू ऑफ
एन बी जीरो हो जाएगी, क्योंकि कभी ना कभी बी को छोड़ देगा तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन बी जीरो हो जाएगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग में क्यू एक राइट ऑप्शन है। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ए एन बी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन बी अगेन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगी, वो बराबर हो जाएगी एम जी प्लस एम, वी स्क्वायर कितना है, वी स्क्वायर है 3GR डिवाइडेड बाई आर, तो कितना हो जाएगा ये 4mg हो जाएगा। एस विल बी राइट, तो इसका आंसर क्यू और एस हो जाएगा। और फाइनली अगर उसकी वेलोसिटी रूट 5GR के बराबर है तो रूट 5GR में क्या होगा, वो सर्कल को कंप्लीट कर लेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका नॉर्मल कितना हो जाएगा, एन बी को जस्ट जीरो के बराबर हो जाएगा। एन ए विल ऑलवेज रिमेन टू बी जीरो, ए की कभी कंटैक्ट में आएगा ही नहीं, तो पी भी सही है। एन बी की वैल्यू जीरो होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो क्यू भी सही है। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगा, वो कितना हो जाएगा, एम जी प्लस एम, वी स्क्वायर कितना है 5GR डिवाइड बाई आर, कितना आ जाएगा ये 6mg आ जाएगा, तो आर, इसका आंसर PQR सही होगा।